अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस सेकेंड ईयर का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 में आज हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर मासेस। न्यूक्लियर मास क्या होता है, न्यूक्लियर मास को मेजर कैसे किया जाता है। अच्छा, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले एक लास्ट वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो हुई थी, उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे आज इस वीडियो में देना है। तो स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन क्या था, मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं कि एक आदमी है, वो एक अंधे कुएं में गिर गया। अब उसको निकलने का कौन सा ऐसा ज़रिया है कि वो उससे निकल सके। उसके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं और सारे ऑप्शंस मैंने ख़त्म कर दिए थे। चलें, वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस टॉपिक के बाद मैं देता हूँ। पहले ये टॉपिक हम पढ़ लें, न्यूक्लियर मासेस। अच्छा बच्चों, मासेस बहुत सी किस्म के हैं। कुछ बहुत बड़े मासेस होते हैं, छोटे मासेस होते हैं। हर मास को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ स्केल्स हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा मास हो तो उसके लिए हम आ, जो मशीन्स यूज़ करते हैं, जैसे मनों में सरिया वगैरह है या सीमेंट की बोरियां हैं, इनका मास करना हो तो इनके लिए अलग स्केल्स हैं। उससे कम मास मेजर करना हो तो उसके लिए हमारे पास अलग स्केल हैं। डिजिटल मशीन्स भी हैं। और ग्राम में, मिलीग्राम में मास मेजर करना पड़ जाए तो हमारे पास डिजिटल मशीन्स भी हैं। और इसके अलावा फिज़िकल बैलेंस भी है जिसके ज़रिए हम मेजर कर सकते हैं मिलीग्राम तक का मास। एटम का मास बहुत कम है तो इसको हम इन स्केल से मेजर नहीं कर सकते। 20th सेंचुरी में ये माना गया कि मास ऑफ हाइड्रोजन was exactly taken as 1 AMU। मास हाइड्रोजन का क्या माना गया? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। मैंने कहा ना कि हर मास को मेजर करने के लिए अलग स्केल है, तो इसका स्केल क्या रखा गया? एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन के लिए 1 AMU। ये 20वीं सदी के आगाज़ में एक स्केल ले लिया गया, लेकिन बाद में 1961 में इस यूनिट को रीडिफाइन किया गया और कार्बन के मास को, मास ऑफ कार्बन 612 इज इक्वल टू 12 AMU। ये कार्बन का मास जो है ये स्टैंडर्ड माना गया और बाकी जितने भी एटॉमिक मासेस हैं इससे कंपेयर करके निकाले जाएंगे। अगर कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU है, जिसको यूनिफाइड मास स्केल भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास स्केल U, तो 1 AMU किसके इक्वल आएगा? 1 AMU is equal to 1/12 of the mass of carbon 612. 1/12 of the mass of 612. This is the definition of 1 AMU. इक्वेशन नंबर 1, ये 1 AMU की डेफिनेशन आ गई, डिफाइन कर दी। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। इसी तरह 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 of the mass of carbon 612. This is the most abundant isotope of carbon in nature. इसके और आइसोटोप्स भी हैं, जैसे कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। कार्बन 14 को हम कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, वो बहुत रेयर आइसोटोप्स हैं, ये मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप हैं, इसलिए इसको चूज़ किया गया। इसके अलावा ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसके आइसोटोप्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया और हमने कहा कि 1 unified mass scale is equal to 1/12 of the mass of carbon 612. So this is a, चलें इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दोनों ठीक हैं। देखें, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 612 is equal to 12
ग्राम्स। ये हमें मालूम है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ कार्बन 612 इज इक्वल टू 12 ग्राम। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, द मास ऑफ 1 मोल किसके इक्वल होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स 6.023 एक्सपोनेंट 23 एटम्स of carbon 612 is equal to 12 grams. This number 6.023 exponent 23, this is called Avogadro's number. ये Avogadro's number है, ठीक है जी। तो इतने एटम्स का मास, कार्बन के इतने एटम्स का मास 12 ग्राम के बराबर है। तो एक एटम का मास कितना होगा? द mass of one atom of carbon 612 is equal to 12 by 6.023 exponent 23 grams। क्या किया हमने स्टूडेंट्स? हमने यूं किया कि इस नंबर पर दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से 1 आ गया और जो फैक्टर था वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। इसके बाद ये मास आ गया, दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 612। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहां पे डाल दें। सो 1u इज इक्वल टू 1 बाई 12 ऑफ द mass ऑफ कार्बन 612। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दें, 1 बाई 12 अपनी जगह पे रह जाएगा, and the mass of one atom of carbon 612 is 12 by 6.023 exponent 23 और ये यूनिट है ग्राम। 12 कैंसिल हो गया, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लें, ये आ जाता है 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 24 ग्राम्स। 1u इज इक्वल टू 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 24 ग्राम्स। इसे अगर किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाए, इसे 1000 पे डिवाइड कर दें, सो 1u इज इक्वल टू 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 24 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, दिस इज इक्वल टू, सॉरी अब ये क्या बन गया, मैंने इसको 1000 पे डिवाइड कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया किलोग्राम्स में। 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 kilogram. So this is the value of one atomic mass unit. 1u is equal to 1.66 exponent minus 27 kilogram. ये वैल्यू बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगी। और ये देखिए ये मास यूनिट है, 1u is equal to 1.66 exponent minus 27 किलोग्राम। और ये मास जो है, बाज़ औक़ात न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस जो है वो एनर्जी रिलीज़ करता है, बाज़ औक़ात न्यूक्लियस को एनर्जी दे के उसको न्यूक्लियस को सेपरेट करना पड़ता है, जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो इतने मास से एनर्जी कितनी रिलीज़ होती है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम आइंस्टाइन का फार्मूला लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E is equal to mc square, E is equal to mc square। अच्छा स्टूडेंट्स, मास कितना रखना है? 1u, 1u इंटू सी स्क्वायर। 1u किसके इक्वल है? 1u है 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 एंड c स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 होल स्क्वायर। So E is equal to 1.66 exponent minus 27 into 9 exponent 16 joules। ये मल्टीप्लाई कर लें 1.494 एक्सपोनेंट माइनस 10 जूल्स आ जाए। मैंने ये कैलकुलेशन की हुई है, आप लोग कैलकुलेटर्स वगैरह अपने पास रखें। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम बहुत केयरफुली कैलकुलेशन करेंगे। एक फिगर भी अगर कम या ज़्यादा हो गया तो पूरा आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये कैलकुलेट करके देखना, 1.494
एक्सपोनेंट -10 जूल्स आता है। इसको अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करें, 1.494 एक्सपोनेंट -10 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 और जूल कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सिंस वी नो डैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल्स के बराबर है। तो कन्वर्ट कर दिया मैंने जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसे सॉल्व करें तो यहां से आएगा आपके पास 931.5 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करें आप लोग कैलकुलेटर पे करें, इस वीडियो को खैर पास करें, कैलकुलेटर आपके पास है, इसे चेक करके देखें। एनर्जी रिलीज्ड इज 931.5 एंड दिस प्रीफिक्स इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं, इसे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। सो फॉर 1 U द एनर्जी रिलीज्ड इज 931.5 MeV, ये याद रखना है। और ये फैक्टर इसलिए भी याद रखना है कि इससे हम अपनी कैलकुलेशंस में ये चीज़ और ये दोनों यूज़ करेंगे। देखें ना, मैंने आपको बताया कि जब कभी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है या न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो हम या न्यूक्लियस को एनर्जी देंगे या न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज करेगा। देखें फॉर एग्जांपल, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ये प्रोटॉन ले लिया, ये न्यूट्रॉन ले लिया, ये अभी न्यूक्लियस में नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर हैं। इसको कंबाइन करने के लिए हमें इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। बगैर एनर्जी के ये कंबाइन नहीं होगा। ये एनर्जी जो हमने दी है ये कहाँ चली जाएगी, इस एनर्जी को हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा बाइंडिंग एनर्जी का है, ये मैं ज़रा डिटेल में पढ़ाऊँगा। लेकिन सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन में एक हम कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है, सिंस E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, इसे मास डेफिसिट कहते हैं। मास डेफिसिट, मास का डिफरेंस, मास चेंज हो जाता है। फॉर 1 U the energy released is 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो C स्क्वायर कितना आ जाएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर U। इसको U पे डिवाइड करना। आइंदा कैलकुलेशंस में, न्यूक्लियर फिजिक्स में जब कभी हम ये फार्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, तो डेल्टा M की वैल्यू हम U में लिया करेंगे और C स्क्वायर की बजाय हम क्या लिखा करेंगे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर U। ये ज़रूरी है, बाद लोग ये नहीं लिखते, तो यूनिट में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वो मैं फिर जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि ये सब कुछ करने के बाद अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास क्या क्या बनेगा AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में इनके मासेस क्या क्या बनते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is ME, this is 0.00055 U, 0.00055 U। और किलोग्राम में कितना है ये, 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम, ये तो आपको मालूम है। इसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास MP से रिप्रेजेंट कर दें, 1.0073 U, और अगर किलोग्राम में है तो 1.6726 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम है ये -27 किलोग्राम। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086 U, 1.6749 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम।
देखें न्यूट्रॉन के मास में और प्रोटॉन के मास में थोड़ा सा फर्क है, यानी न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवियर है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन इज मच टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास 0.00055 U है और इसका मास 1.0073 U है, ठीक है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इंतहाई कम है, तो न्यूक्लियर मासेस में हम इसके मास को निगलेक्ट ही कर दिया करेंगे, ठीक है। और चूंकि हमने न्यूक्लियर मास लेना है तो न्यूक्लियस में कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होती है, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, तो हम इन्हीं का मास कैलकुलेट करके आगे चलेंगे। तो ये सब आज के लिए था न्यूक्लियर मासेस। इसके बाद का टॉपिक हमारा होगा बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी कर्व। लेकिन जाने से पहले बच्चों, वो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आज मैं उसका आंसर भी दे दूं। क्वेश्चन ये था ये क्वेश्चन जो मैंने किया था ये वैसे ही कोई नट फॉर द फन, लेकिन ये न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। न्यूक्लियर फिजिक्स से इसका ताल्लुक कैसे बनता है ज़रा सुने। कि क्वेश्चन मेरा ये था कि एक राहगीर कहीं जा रहा था तो किसी वीराने में ये एक अंधे कुएं में गिर गया। गिरने के बाद बच भी गया। अब इसे बाहर निकलना है और मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि किस तरह से ये बाहर निकल सकता है इस कुएं से। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, ये बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इसके पास एक चांस है कि ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स इसका आंसर नहीं करती, लेकिन क्वांटम फिजिक्स का आंसर देती है। वो कौन कौन से ऑप्शन थे जो आपके जहन में आ सकते थे? एक ऑप्शन ये था ना कि टनलिंग करता हुआ ऊपर की तरफ खुदाई करता हुआ निकल आएगा बाहर, लेकिन मैंने आपसे कहा था सीमेंटेड वेल है, इसमें से ये बाहर नहीं निकल सकता। फिर एक ऑप्शन आपके जहन में ये भी आ सकता था, और जो मैंने जिसकी वजाहत की कि ये अपने कपड़े फाड़ कर उसकी रस्सी बनाकर बूट का एंकर बनाकर बाहर फेंके और किसी चीज़ से, और ये नहीं, मैंने कहा था कि ये बहुत गहरा कुआं है, अंधा कुआं है, ये बाहर ऊपर से कोई गुजर भी रहा हो तो उसको नज़र नहीं आएगा, इसके कपड़े कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकता। फिर ये भी ऑप्शन था कि ये जो है कोई तख्ता वगैरह अंदर हो, बारिश हो जाए, तख्ते पे खड़ा हो जाइए, बारिश का पानी बढ़ते 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 ये ऊपर आए, ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी एक चांस हो सकता है। लेकिन मैंने इसको भी कहा कि ये भी नहीं है, क्योंकि बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है। एक चांस ये भी था कि मोबाइल पे किसी को कॉल करे, अपनी मदद के लिए बुलाए, मोबाइल के सिग्नल काम नहीं कर रहे, मोबाइल है, ये ऑप्शन भी ख़त्म। अब क्या करें? आवाज़ दे के किसी को बुलाए, तो मैंने आपसे बताया कि ये अंधा कुआं है, इसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल सकती। कोई गलती से भी यहाँ से पास नहीं कर रहा, ये तो इसकी बदकिस्मती थी जो यहाँ से गुजरा और उसमें गिर गया, वरना यहाँ पे किसी काफले का, किसी राहगीर का, किसी गाड़ी का, किसी ट्रक का, किसी का गुजर नहीं है कि इसको देखे और बचाए। क्या करें? क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि कभी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एक चांस इसके पास है कि बाहर निकल जाए। कोई है आंसर आपके पास? नहीं निकल सकता बाहर, ये आदमी इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। मैं कहता हूं निकल सकता है। कैसे? ये निकल गया, जादू, निकल गया, ठीक है। नहीं समझ आया? ये ऐसा है ना, ये ऐसा है, देखिए ये कुएं की बेस है, ये आदमी यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये यूं निकल गया, क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये फिज़िक्स में एक टॉपिक है जिसे हम वेल प्रॉब्लम कहते हैं, और ये इसी तरह है कि न्यूक्लियस भी एक वेल की तरह होता है, जिसमें से अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, गैमा एमिशन होती है। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम है,
अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उस बैरियर को क्रॉस करके उसमें से निकल आता है। दिस इज बिकॉज ऑफ वेव मोशन, वेव फिनोमेना है। ठीक है जी। तो चलें, अगर कभी वक्त मिला, आपके कोर्स में ये चीज़ नहीं है, ये वैसे एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने बताया था, लेकिन कभी मौका मिला तो इस पर भी, लेकिन ये हायर क्लासेस फिजिक्स की बात है, बीएस में अगर आप आए तो ये चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है जी बच्चों। चलें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर होगा। थैंक यू जी, शुक्रिया।